नमस्कार, मैं रिथुमंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। दक्षिण भारत में चुनाव के लिए वोट जुटाने के लिए पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सेलम में की जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री पर महादेव बेटिंग ऐप मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व सीएम पर हुए एफआईआर को लेकर जहां कांग्रेस इसे राजनीतिक स्टंट बता रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कानून के द्वारा किए जा रहे कार्य को सही ठहराया है। निगम के भ्रष्टाचार की पोल एक बार फिर खुली जब मौर्य टाकीज के सामने स्थित फ्लाईओवर क्रॉसिंग के नीचे लगी सीलिंग वॉल आंधी पानी में भर कर नीचे गिर गई। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के सेलम में अपनी जनसभा का दौरा किया। 19 अप्रैल को तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव पर गौर करते हुए इस समय भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिणी राज्य पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों में मिशन 400 सीटों के भाग के रूप में तमिलनाडु के 39 मंडलों में संभालना है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु ने निर्धारित किया है कि 19 अप्रैल को होने वाले हर एक वोट को भाजपा एनडीए को ही दिया जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है, अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर, डेवलप भारत के लिए, 400 पर, डेवलप भारत के लिए, 400 पर, डेवलप तमिलनाडु के लिए, 400 पर, डेवलप तमिलनाडु के लिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, 400 पर, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, 400 पर, आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। एक बार फिर निगम के भ्रष्टाचार की पोल उस समय खुल गई जब मौर्य टाकीज के सामने स्थित फ्लाईओवर क्रॉसिंग के नीचे लगे सीलिंग वॉल आंधी पानी में भर कर नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि वहां से क्रॉस करने वालों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन अब नेहरू नगर के बाद मौर्य चंद्रा टाकीज के पास फ्लाईओवर के नीचे लगे क्रॉसिंग सीलिंग वॉल दहने से राहगीरों में दहशत का माहौल व्यास हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही यातायात विभाग सक्रिय हुआ और मौके पर पहुंचकर गिरे हुए शेड को हटा यातायात को शुरू करवाया। फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं मिली है। वहीं इस आंधी तूफान ने एक बार फिर भिलाई नगर पालिका निगम के अफसरों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। आपको बता दें कि बीते वर्ष भी नेहरू नगर फ्लाईओवर में इसी तरह शेड भरा कर जमीन में गिर गया था। आज मौसम खराब है, आंधी तूफान बहुत आया है, तो आंधी तूफान के चलते जो ये गिर गया है, तो सूचना मिलते ही हम लोग पहुंचे यहाँ पर और बल भी यातायात के बल लगा दिया गया है। किसी को किसी भी प्रकार का कोई चोट नहीं लगा है और यातायात के बल को अभी भी यहाँ पे हैं व्यवस्थित कर रहे हैं और यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने भूपेश बघेल के आरोप को लेकर सोमवार को पलटवार किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कानून अपना काम कर रही है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कानून का सम्मान नहीं करते, इसलिए जगह जगह घूम कर
सार्वजनिक रूप से उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पर महादेव बेटिंग ऐप मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व सीएम पर हुए एफआईआर को लेकर जहां कांग्रेस इसे राजनीतिक स्टंट बता रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कानून के द्वारा किए जा रहे कार्य को सही ठहराया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने सोमवार को संभागीय भाजपा कार्यालय बिलासपुर में प्रेस वार्ता की। अनाप शनाप बयानबाजी करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया और न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना करें, सम्मान करें। यह जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे पहले भी जब असीम राय से ईडी ने रुपया जब्त किया था, शुभम सोनी के जो वीडियो आए थे वो स्पष्ट रूप से भूपेश बघेल का नाम उल्लेखित हुआ है और भूपेश बघेल जी राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय न्यायालयीन कानूनी प्रक्रिया का सामना करें और यह कार्रवाई न तो किसी तरह से राजनीतिक दृष्टि से है और न ही विद्वेषवश है, न ही इसका चुनाव से लेना देना है। जांच की प्रक्रिया का यह हिस्सा है जो अब एफआईआर में परिणित हुआ है। आखिरकार क्या है मूड ऑफ द नेशन? मोदी का 2047 वाले बयान के बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब माहौल किसका बन रहा है, ये जानने के लिए हम जनता के बीच में पहुंचे। जनता ने अपनी राय दी, कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और संविधान को बहुत बड़ा खतरा है। और एक महोदय ने ये भी सवाल खड़े किया है कि आखिर कैसा देश बनाना चाह रहे हैं मोदी जी। बयान ये भी आए कि संसद विधायक तो दिखते ही नहीं हैं बीजेपी के क्षेत्र में। इसी सब के साथ मूड ऑफ द नेशन कहता है कि अब की बार मोदी सरकार का नारा बुलंद हो भी सकता है और नहीं भी। आइए देखते हैं कि जनता क्या कहती है। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को शहमात देने में तुली हुई हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता पार्टी, उसका लक्ष्य है पूरे देश में 400 पार का और यूपी में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लेकिन 80 सीटें में आदर्श आचार संहिता भी लग चुकी है। ऐसे में कई सीटें अभी फंसी हुई हैं। जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है कि 80 सीट जीतने का, लेकिन जो जनता का कहना है कि वो 80 सीट नहीं जीत रही, कहीं ना कहीं डर है। और यही वजह है कि जो सीटें फंसी हैं 24 सीटें यूपी की, अभी उस पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पा रही। हम इसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे, आखिर वाकई में भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का कारवा है, जो 80 सीट जीतने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने में ये जो 24 सीटें फंसी हैं, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? क्या नाम है आपका? सुनील जोशी। जोशी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और 24 सीटों पर अभी वो प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाए, इसके पीछे की वजह क्या मानते? क्या डर है किसी? नहीं, कोई डर नहीं है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में आप देखोगे तो ऑलरेडी उन्होंने यूसीसी कानून और उसको ले आए हैं। मतलब यूनिफॉर्म कानून जो आया है, सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है बीजेपी का, जो कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ हिडन कर रहे हैं। वो ऑटो है कि मतलब ऑटोमेटिक है, वो अपना डिक्लेयर कर देंगे लिस्ट। ऑटोमेटिक इतना आखिर विलंब किस बात का? विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष तो सफाया करने में जुटा हुआ और विपक्ष कह रहा है कि आपकी जो है पूरे देश से इनका सफाया होगा। नहीं, विपक्ष अपनी जगह, देखिए विपक्ष भी होना चाहिए, डेमोक्रेसी है, मतलब कोई भी कुछ भी कह सकता है। और जो कि अभी राइट नाउ बीजेपी का थोड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी धारा 370 और यूसीसी कानून और बहुत सीए नागरिकता संशोधन कानून ले आए हैं, राम मंदिर आ गया है, तो कुछ मतलब लोगों को दिख रहा है। डिफेंस सेक्टर में आप देखोगे सारा का सारा मेक इन इंडिया चल रहा है, सारा का सारा उन्होंने एफडीआई को कम करके अपने ही कंट्री में सारा इन्वेस्टमेंट अब गवर्नमेंट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, जो भी आप देखोगे वो लोगों को ऑटोमेटिक दिख रहा है। यानी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका भरोसा, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है और यही बातें इन्होंने भी कही कि सब कुछ सही चल रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम भैया? जय गोविंद सिंह। जय जी, ये मुझे ये बताइए, जिस तरह से यूपी की 24 सीटों पर फंसी हुई हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का क्या
डर है कि वो सीटें नहीं जीत पाएगी, जिसकी वजह से अभी तक वो प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पा रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि यूपी की 80 सीट जीतेंगे। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी कभी चेहरे के ऊपर राजनीति की है? चेहरे के ऊपर कभी नहीं राजनीति की है। उनका क्या है कि जब इलेक्शन जीत जाते हैं तब मुख्यमंत्री का ऐलान होता है कि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो उसी तरीके से ऐसा कुछ नहीं है कि वो 24 सीटें इसलिए अभी नहीं चाहे ओपन किए हैं कि नहीं उनको डर है कि हम हार जाएंगे। अच्छा ये तो अच्छा, दूसरी चीज़ जो विपक्ष है, विपक्ष के पास तो भाई ऐसा है कि वो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा विपक्ष नहीं रहेगा तो मजा फिर नहीं आएगी। विपक्ष का बोलने का, ये कुछ भी कह करके कुछ नहीं कर पाएंगे और बीजेपी को जो करना है वो करेगी, क्योंकि उसमें सच्चाई है, कहीं कहीं दिखती है और पब्लिक को भी अब ये जानकारी हो गई है कि हमारे लिए और हमारे साथ कौन है। नहीं, बात पब्लिक की अगर करें तो पब्लिक तो कहीं ना कहीं पब्लिक ये कह रही है कि सब कुछ तो बिक गया है, सब कुछ निजीकरण हो गया है। कौन कह रहा है? बहुत सी पब्लिक कह रही है। अरे जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं विपक्ष वालों का वो कह रहे हैं, या जिनको उनसे दिक्कत है वो कह रहे हैं। यानी जो सच बोले वो विपक्ष का सपोर्ट करता है। नहीं ऐसा नहीं है, जो सच बोले विपक्ष का सपोर्ट करता है, लेकिन कहीं न कहीं तो लगता है ऐसा ना भाई, समझ गए। अच्छा चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह। प्रवीण जी, आप युवा हैं और इस बार युवा जो है देश बदलने में, देश की राजनीति बदलने में, यानी सत्ता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। काफ़ी नए युवा वोटर बने हैं, तो आप ऐसे वोटर क्या लगता है कि जो जिस तरह से अभी आपने सुना 24 सीटें फंसी हुई हैं, 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है? क्या कोई डर है भारतीय जनता पार्टी को? एक तो पहली बात है कि 24 सीटों पे टोटल हम लोग मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं और मोदी जी के चेहरे पे ही वो 24 सीटें भी डिक्लेयर उन्हीं के चेहरे पे होंगी और हम लोग केवल एक ही लक्ष्य है कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत के बने। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी उसको कहीं कोई डर नहीं, उसको अपने काम पर भरोसा है और जो लक्ष्य है यूपी की चाहे 80 सीट हो या पूरे देश में 400 पार, जो लक्ष्य है इनके मुताबिक, जो आम जनता है इनके मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी को वो लक्ष्य जरूर हासिल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बिलासपुर में 3 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी और मौत का मामला गर्माता जा रहा है। परिजन व क्षेत्रवासी घटना को लेकर आक्रोशित हैं। इसी कड़ी में आक्रोशित परिजनों व क्षेत्रवासियों ने आज नेहरू चौक में चक्का जाम कर दिया। दोषियों के खिलाफ फांसी और घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग लेकर परिजन व क्षेत्रवासी सड़क में उतर गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं बस यही चाहता हूँ भैया, मेरी 3 साल की बच्ची थी, ठीक है, उसको जान से मार दिया गया रेप करके। हम लोग को न्याय चाहिए, जो रेप किया उसको फांसी चाहिए। उसका चाचा जो था वो गिरफ्तारी बोले, गिरफ्तारी हो गया। अब उसका जो अवैध है उसको अभी टुटवाना है और उसको जो गाड़ी जो है उसको अभी मेरे को अंदर करवाना है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बस वो बोले कि उसका चाचा गिरफ्तार हुआ है और यही बोल रहे कि अभी उसके घर से हुआ, तो बोलते हैं कि बस हो रहा है, आज होगा कल होगा। इसी करेंगे रोड में आके भाई, और क्या तारा में जाके तारा पूरे बंद करवा देंगे भाई, पूरे जाम करवा देंगे भाई। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास करते रहे। इससे पहले आज मासूम मृतका का सिम्स में पीएएम भी कराया गया। पुलिस को पीएएम रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि परिजनों के मांग पर पुलिस ने मामले में शामिल नाबालिग को अभिरक्षा में लेने के साथ उसके एक परिजन को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीएएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले में और धाराएं जोड़ सकती है। राजस्व की टीम भी आरोपी के घर में अवैध निर्माण व कब्जे का मूल्यांकन कर रही है ताकि बुलडोजर एक्शन हो सके। बहरहाल मासूम के दरिंदगी का मामला गरमाया हुआ है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम एक्शन में है। गौरतलब है कि बीते शाम सिरगिट्टी क्षेत्र में 3 वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पास ही 14 वर्षीय नाबालिग पर मासूम के साथ दरिंदगी करने का आरोप है। एक नाबालिग के साथ घटना हुई थी कल,
थाना क्षेत्र में, उसको लेकर उनके परिजन एवं कुछ ग्रामीण जो है आज आए हुए हैं और उनकी जो मांगे हैं आरोपी को गिरफ्तार करने की, उसको पुलिस ने ऑलरेडी कर लिया है और उसका पंचनामा पीएम होके बॉडी भी हैंडओवर कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और इनको अभी जो है डॉक्टर से तत्काल जो है हम शॉर्ट पीएम रिपोर्ट लेंगे, उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई करेंगे और बता पाएंगे। जो अभी दुष्कर्म की घटना हुई थी उसके संबंध में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जो परिजन है वो अभी चक्का जाम कर रहे हैं, उन्हें समझाइश दी जा रही है। उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि जो संबंधित आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनकी कुछ इसी प्रकार की मांगे हैं जिसके कारण आक्रोश भरा हुआ है और चक्का जाम के लिए बैठे हैं। घर को तोड़ने की भी जिस प्रकार की मांग की जा रही है, तो सबसे पहले उनका घर कहाँ स्थित है और उसके संबंधित पटवारी के द्वारा जांच करा लिया जा रहा है। अगर अनधिकृत कब्जा पाया जाता है तो संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मुआवजा का फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दंतेवाड़ा में भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें। भाजपा शासन में जिन जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उन्हें कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी है। वहीं कांग्रेस के कार्यालय में जिन भाजपाइयों पर कार्रवाई हुई उन्हें कोर्ट ने बेल दे दी थी। इससे पता चलता है कि कांग्रेस ईर्ष्या और द्वेष की राजनीति करती है। वहीं भाजपा मोदी की गारंटी को पूरा करने में जुटी हुई है, लेकिन साथ साथ भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होती रहेगी। भूपेश बघेल की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बौखलाहट का नतीजा है और कुछ भी नहीं। देखो, न्यायिक प्रक्रिया का सामना और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये विषय है और इतना बड़ा आरोप किसी पर लगता है तो उनको आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि भाई मैं कानून का सम्मान करता हूं और कानून का सहयोग करूंगा और जो भी विषय मैं सामना करूंगा। और गूगल पर 508 करोड़ सर्च करें ना भैया, सीधे भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, आप भी सर्च कर लो, देख लो। कांग्रेस ने तो मुकदमा दर्ज होने उस पर अभियुक्त बघेल द्वारा प्रेस में दी गई प्रतिक्रिया वास्तव में चोर की दाढ़ी तिनका जैसा है। भूपेश जी को जो भी कहना है संबंधित एजेंसी या कोर्ट में कहना चाहिए। अनाप शनाप राजनीतिक बयानबाजी से कोई लाभ नहीं होगा। सोशल मीडिया पर घूम रही प्राथमिकी के 2 पन्नों पर अपनी भड़ास निकालने से बेहतर है अभियुक्त उचित माध्यम से मूल कॉपी प्राप्त कर न्याय प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। भैया कोई एक अफवाह फैल रहा है, कोई चीजें आ रही है, उसमें कुछ भी अगर बात अगर आपके पास अगर एफआईआर हुई है को लेके पूरे हमारे प्रदेश भर में आज प्रेस वार्ता रखी गई है। आज इस प्रेस वार्ता में सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी पत्रकार बैठ जाओ तुम या उधर चले और इस प्रेस वार्ता को लेने के लिए हमारे जिले के प्रभारी और अभी लोकसभा के संयोजक बनाए गए ऐसे सम्माननीय श्रीनिवास राव मद्दी जी आपसे प्रेस वार्ता लेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले बस्तर में आदिवासियों की क्रॉस फायरिंग से हो रही मौत को लेकर अब सर्व आदिवासी समाज आदिवासियों के पक्ष में उतर गया है और क्रॉस फायरिंग में मारे जा रहे आदिवासियों की मौत पर सवाल उठाया है। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने इस संभाग भर में हो रहे घटनाओं की जांच में लगातार मामले को लेकर आवाज़ जो उठाया है, लेकिन अब सर्व आदिवासी समाज ने प्रदेश सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि और कहा है कि 1 जनवरी से अब तक कई आदिवासियों की मौत क्रॉस फायरिंग से हो चुकी है। अंदरूनी इलाकों में लगातार पुलिस नक्सली मुठभेड़ में आदिवासी मारे जा रहे हैं और सरकार द्वारा जांच की बात कही है, लेकिन जांच हो नहीं पाती। ऐसे में सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मारे गए आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा सर्व आदिवासी समाज लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। वहीं सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि एक तरफ नक्सली मुखबिर के नाम पर आदिवासियों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के निशानों में क्रॉस फायरिंग में आदिवासियों की मौत हो रही है। दोनों ओर से केवल आदिवासी ही पीस रहे हैं और सरकार आदिवासियों को बचाने के बजाय मौत के मुंह में धकेल रही है। लेकिन अब सर्व आदिवासी समाज जाग चुकी है और आदिवासियों के पक्ष में उतर गई है। साथ ही कहा कि सरकार अगर जांच नहीं करती है तो वे संभाग भर में विरोध में उतर जाएंगे।
लेकर के अब तक जो लगातार बस्तर संभाग में जो घटनाएं घट रही हैं वो बहुत ही बस्तर वासियों के लिए दुखदायी है और हम लोग ने लगातार हर मामला को लेकर के हमने ज्ञापन सौंपा है और इसका ज्ञापन अभी जांच प्रतिवेदन अभी मेरे तक आज ही आया है। तो यह है कि कल हम ज्ञापन कलेक्टर और कमिश्नर को कमिश्नर और आपका पुलिस महानिदेशक को हम देंगे और कल दे करके हम अल्टीमेटम देंगे। अगर ये नहीं होता है, अगर हमारी जो जांच में, क्योंकि अभी तक जो हमारे पिछले जो 1 जनवरी से लेकर के जब मंगली की घटना को लेकर के भी हमने दिया, एक रमेश के नाम से भी जो हुआ था उसके नाम से भी दिए थे, लेकिन आज तक पुलिस ने शिकायत पर जांच नहीं किया है और सिर्फ ये कहता है कि ये मैंने क्रॉस फायरिंग में मारा गया है कह कर, जबकि हमारी हर जांच टीम में आ रहा है कि कहीं भी ऐसा क्रॉस फायरिंग नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी एक रटे रुटा एक बना करके प्रतिवेदन दे करके शांत किया जा रहा है। जांच के नाम से इन लोगों ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इसलिए अभी की जो घटना है, क्योंकि बहुत हो गया, पूरे संभाग में जो चल रहा है फर्जी मुठभेड़, नारायणपुर का मामला भी हो, ओरछा का भी मामला को लेकर के हम देख रहे हैं, चाहे वो पखांजूर तरफ की भी मामला देखें, कांकेर जिला का, वहाँ भी लगातार यही घटना हो रहा है। तो इसलिए हमारा एक मामला चल रहा है, अभी आने वाला समय चुनाव की भी मामला है, तो हम उसका बहिष्कार करने पूरे बस्तर संभाग का एक घोषणा भी कर सकते हैं। बोरगा की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक बीजापुर के द्वारा जो पुष्टि की गई है उसको हम खारिज करते हैं। हमने 27 सदस्यीय टीम दल, जांच दल ले गए थे, उसमें जगदलपुर से, दंतेवाड़ा से, बीजापुर से और सुकमा से थे। हमने वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों के जो देखे घटना को, उनका और घटना स्थल का मुआयना करने के बाद जांच दल इस नतीजे पर पहुंचा है, घटना स्थल देखने से स्पष्ट है, मुश्किल से दरवाजा को लात मार के 7 फीट दूर से उसको गोली मारी गई है। उसके बाद जो वहाँ से महिलाओं के साथ उनको निकाला गया घायल को, तो सबसे पहले अगर क्रॉस फायरिंग में मारी घायल हुई है तो पहले उनको उपचार की व्यवस्था करना था, लेकिन उन्होंने गांव वालों को धमकाया कि तुम लोग आज हॉस्पिटल नहीं लोगे। जब देखे रात को हालत खराब तो दूसरे दिन वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लेने के बाद वहाँ से रिफ़र कर दिए जगदलपुर करने के बाद अभी जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कम, पुलिस जांच ज़्यादा चल रहा है, वहाँ परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और ये घटना आए दिन बस्तर वाले यहाँ के निवासी कहाँ जाएंगे? एक तरफ नक्सली मुखबिर के नाम से मारता है और एक तरफ इस सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरीके से यहाँ घटना हुई है, लोगों को देखते साथ गोली मार रहे हैं। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति हम लोग जो अल्टीमेटम दिए हैं 15 दिन की, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग पूरे बस्तर संभाग में सर्वादिवासी बैनर के तले, केवल यही घटना नहीं है, बाकी सब घटनाओं को लेकर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। सामने लोकसभा है। अभी तक के लिए इतना ही और सुर्खियों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।